हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम हरियाणा जुडिशल सर्विसेज के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए इस बारे में बात करेंगे। देखिए, जुडिशल सिस्टम में जब आप किसी एक जुडिशल अफसर बनने के टारगेट को लेकर चलते हैं तो उससे पहले ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं कि आपको उसके सिलेबस के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप अपनी स्टडी को उसी हिसाब से प्लान कर सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो नए वीडियोज़ आते हैं उनके अपडेट्स मिलते रहें। तो विदाउट डिले हम आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर हरियाणा जुडिशल सर्विसेज। हरियाणा जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले जब आपने टारगेट अपना बनाया कि आपको हरियाणा में जुडिशियल अफसर बनना है, तो सबसे पहले आप हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस के बारे में पता करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न का पता करेंगे। तो हम बात करते हैं हरियाणा जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम की। देखिए, अगर एज की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। अभी हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 3 फेज में एग्ज़ाम होता है आपका। सबसे पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी, फिर होता है आपका मेन एग्ज़ाम और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। प्री एग्ज़ाम जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, एक ही पेपर होता है इसमें। मेन एग्ज़ाम में आपको 5 सब्जेक्टिव पेपर देने होते हैं, जिनमें से 3 आपके लॉ से रिलेटेड है और जब उनको आप क्लियर कर लेते हैं और 2 आपके लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश और एक लैंग्वेज पेपर होता है, टोटल 5 पेपर होते हैं। और जब मेन को क्लियर कर लेते हैं आप, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और आफ्टर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द मेरिट लिस्ट आपका सिलेक्शन होता है। तो हम इनको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जो प्री एग्ज़ाम है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और इसमें आता क्या क्या, ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का ड्यूरेशन है और टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। हर करेक्ट क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स लेके आता है और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपका 0.80 मार्क्स एक रॉन्ग क्वेश्चन के अगेंस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे आप तुक्के नहीं मार सकते ज़्यादा, आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टेप यही होता है कि जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल है, जो लगता है कि आपको गलत होगा, मुझे नहीं आएगा, उसे अटेम्प्ट ना करें। लेकिन आपको प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि हरियाणा की मेरिट बहुत हाई जाती है। अभी हम सिलेबस की बात करते हैं प्री एग्ज़ाम के। प्री एग्ज़ाम के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें करंट अफेयर्स, जिसमें आप हरियाणा जीके को भी थोड़ा स्टडी कीजिए, हरियाणा जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन लीगल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और जो मेंस एग्ज़ाम के आपके एक्ट हैं, अभी फर्दर हम उनके बारे में बताएंगे। जितने भी मेन एग्ज़ाम में आपके एक्ट दिए हुए हैं, उन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आपका प्री एग्ज़ाम और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है। ऐसा नहीं है सोचना है कि मैं पहले प्री की कर लेता हूँ, पहले प्री क्वालिफाई कर लूँगा, फिर मैं मेन की तैयारी स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको साथ साथ करना है। लेकिन देखिए, लॉ को तो हम पढ़ ही रहे हैं, लॉ को तो हम पढ़ रहे हैं, हमारे एम के लीगल शिक्षा में भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिले आपके एग्ज़ाम में। लेकिन आपको साथ साथ करंट अफेयर्स और हरियाणा की जीके को भी पढ़ते रहना है। इंडियन लीगल हिस्ट्री को तो खैर आप जान ही जाएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होते हैं उनको भी जानिएगा, और केस लॉज पे स्पेशली ध्यान दीजिए। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, इसके जो मार्क्स है वो आपके रिजल्ट में काउंट नहीं होते हैं। फाइनल में फाइनल जो मेरिट बनती है वो आपकी मेंस पे और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनती है। लेकिन क्लियर तो करना पड़ेगा, तभी आप मेंस में जा पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर तो यही है आपका। तो इसके लिए आपको इन दिए गए सिलेबस पे तैयारी करनी है।
अभी मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस क्या है, आपका मीडियम जो होता है मेंस का वो इंग्लिश होता है, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर। हमने बात की थी कि टोटल 5 पेपर होते हैं। पहले 3 पेपर आपके लॉ से रिलेटेड है, फोर्थ पेपर आपका इंग्लिश का होता है और फिफ्थ आपका लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी का। ड्यूरेशन जो होता है वो 3 घंटे होता है हर एक एग्जाम के लिए। टोटल 5 पेपर्स हैं, हर एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। क्वेश्चंस इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये सब्जेक्टिव और नैरेटिव रहते हैं। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी पड़ेगी। दोस्तों ये राह इतनी भी आसान नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका डेडिकेशन और आपका मोटिवेशन लेवल हाई है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। अभी हम पेपर वाइज इनके सिलेबस को देखते हैं। ये पेपर जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ इसको आप नोट करते जाइए, या आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की साइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसे लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है नए नोटिफिकेशन में कुछ अमेंड हो, बट लास्ट अब तक हरियाणा जुडिशियल सर्विस का सिलेबस जो यही है, तो इसे नोट। हम बात करते हैं पेपर 1 सिविल लॉ 1। जो पेपर 1 है उसको बोला जाता है सिविल लॉ। 2 पेपर सिविल के होते हैं, एक क्रिमिनल का होता है। तो फर्स्ट पेपर जो है वो सिविल लॉ 1 है, ये 200 मार्क्स के लिए होता है। और इसमें आपका सीपीसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो तकरीबन 15 से 17, 16, 15, 17 ये क्वेश्चंस के नंबर रहते हैं सीपीसी से। पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, बट सिविल लॉ में क्वेश्चन रहते हैं। हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एंड इविक्यूशन एक्ट, ये बहुत छोटा एक्ट है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। ये सभी एक्ट आपको थोरोली पढ़ने हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की, सिविल लॉ 2। फर्स्ट सिविल लॉ 1 था, ये सिविल लॉ 2 है। ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन एक्ट, 4 ही एक्ट हैं। इन चारों एक्ट से सिविल लॉ 2 के पेपर में जो टॉपिक आते हैं सब्जेक्टिव के, वो इसी में से आते हैं। तो तीसरा पेपर हमने बात की थी, ये भी लॉ से रिलेटेड है, क्रिमिनल लॉ। ये भी 200 मार्क्स का होता है। और जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आती है आईपीसी और फिर आती है सीआरपीसी। और इनको जो सपोर्ट करता है, जिसके बेस पे इनको कोर्ट एडजुडिकेट करता है, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पेपर 3 में आपको आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों को थोरोली पढ़ना पड़ता है। और काफ़ी जो सीआरपीसी है वो थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, इसमें आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ तक हमने अपने जो लॉ से रिलेटेड पेपर है उनको समझा। अब हमारे पास बच गए पेपर 4 और पेपर 5। पेपर 4 जो है वो इंग्लिश का पेपर होता है, ये भी 200 मार्क्स का है। देखिए जो पेपर 1 से लेके पेपर 3 तक है, ये लॉ तो सभी पढ़ रहे हैं, तो इस लॉ से सभी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपका जो इंग्लिश का पेपर है और लैंग्वेज पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके मार्क्स आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और ये मार्क्स आपको बहुत बेनिफिट देते हैं आपकी फाइनल मेरिट में। इंग्लिश वाले में देखिए कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है जो 100 मार्क्स का आता है। ऐसी राइटिंग आती है 25 मार्क्स की। वर्ड्स एंड फ्रेजेस आते हैं, ये भी 25 मार्क्स के आते हैं। कंप्रीहेंशन होता है, वो भी 25 मार्क्स का। और कुछ करेक्शन होता है, एरर वाले सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको रीराइट करना होता है, तो वो भी 25 मार्क्स का है। तो इनको आप थोड़ा सा अगर इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। जनरली होता क्या है कि सिर्फ स्टूडेंट्स लॉ के पेपर पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और इन पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं, जबकि ये स्कोरिंग एग्ज़ाम है आपका। अभी पेपर 5 की बात करते हैं, लैंग्वेज पेपर जो हिंदी का होता है। इसमें मुहावरे और लकोक्तियाँ अर्थ लिख कर उनके वाक्य बनाने होते हैं। मुहावरे और लकोक्तियाँ दी होती हैं जिनको आपको वाक्यों में प्रयोग करके बताना होता है। गद्यांश और पदांश ये आते हैं, या तो कोई पोइम दी होती है या फिर कोई पैराग्राफ दिया होता है, उनको आपको ट्रांसलेट करना होता है हिंदी में। एक आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है, और एक
इंग्लिश टू हिंदी आता है। इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स का रहता है और हिंदी टू इंग्लिश 15 मार्क्स का रहता है। तभी तो मैं कह रहा था कि ये काफ़ी अच्छे स्कोरिंग दिलाने वाले आपके पेपर्स हैं दोनों। तो इसमें आपको हिंदी की व्याकरण का बारे में ज्ञान होना चाहिए, और इसमें जो पूछा जाता है वो कक्षा 10 तक की जो आपका हिंदी का सिलेबस है उसी में से आता है। तो यहाँ तक आपने समझा मेंस के पांचों सब्जेक्टिव पेपर्स के बारे में। जब आप इनको क्लियर करते हैं और आप मेरिट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो फाइनल स्टेज आपकी आती है इंटरव्यू। ये भी 200 मार्क्स की होती है। ये किस लिए किया जाता है इंटरव्यू? आपकी पर्सनल क्वालिटी जो कैंडिडेट्स की है उसको जज करने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में जनरली आपसे पर्सनल क्वेश्चन, जनरल इंटरेस्ट के, और आपसे आपके डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल की आप क्या बताते हैं वहाँ पे, और लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ देखिएगा, कभी भी आपसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि ये किस सेक्शन में आता है, ये बहुत रेयर पूछे जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो आपसे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आपसे सारी वहाँ पे पूछी जाती हैं। तो यहाँ तक आपने समझा हरियाणा जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है अपनी तैयारी करना। आपने टारगेट बना लिया, आपने सिलेबस का पता कर लिया, एग्ज़ाम पैटर्न का पता कर लिया। अब आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अपना एक स्टडी प्लान बना लेना है। देखिए, स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी रूम में, टेबल पे, चेयर पे आप पढ़ते हैं, आप वहाँ पे अपने सामने हमेशा अपना सिलेबस लगा के रखिए, अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। देखिए, हरियाणा जुडिशल सर्विस का जो ये स्टडी प्लान है, जितने भी आपके एक्ट आपको इसमें गो थ्रू होना है, अगर आप उनमें देखेंगे तो जनरली 6 से 7 महीने में आप उसको एक नॉर्मल पेस में कवर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब जाके ये आएगा। आप वो सब छोड़ दीजिए, कब आएगा, तैयारी आप आज से ही शुरू कीजिए। पता नहीं कोरोना कब खत्म हो, कब एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए, तो इतने कम टाइम में फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छा टाइम मिला है, अभी सभी लोग घर पे हैं, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। देखिए, जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है, कोरोना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। इसने हमारी विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है नहीं, बट उनको हम पॉजिटिव बना सकते हैं इस टाइम को यूटिलाइज करके फ्यूचर के लिए। जब आप स्टडी प्लान बना लेते हैं तो स्टडी प्लान के बाद आप सेकंड काम क्या करेंगे कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेंगे और उससे क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट में। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ। आप एक रजिस्टर लीजिए, उसके पेज के ऊपर लिखिए आप हेडिंग एक्ट का नाम, और नीचे आप जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को लिखिए, सेक्शन लिख लीजिए, जो भी आपका सब सेक्शन है वो लिख लीजिए। अगर आप उसमें कन्फ्यूज, टॉपिक लिख लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक स्मार्ट वर्क जनरेट होता है आपके पास कि मुझे इफेक्टिवली क्या पढ़ना है, कौन सी ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा गया है, जो बार बार ज़्यादा आपको काम आता है। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करें। अगर आप जनरली देखेंगे तो आपको मैक्सिमम हर एक एक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप बना के रखिए। ज़्यादा कोई 15 से 20 क्वेश्चन नहीं होते। अगर फैमिली लॉ से हम बात करें तो हर साल थोड़ा सा क्वेश्चंस बढ़े हैं, पिछले वाले में शायद 19 थे आई थिंक। बट ये आप खुद से कीजिए और ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। फिर हम बात करते हैं, जब आपने क्वेश्चंस बना लिए हैं, अभी आप नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर इलोबरेटेड नोट्स बनाइए। केस लॉज लिखिए। केस लॉ जब आप लिखते हैं तो मैक्सिमम आप केस लॉज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि केस लॉ की प्रैक्टिस करने से आपको सेक्शंस प्रैक्टिकली ज़्यादा क्लियर होते हैं। सेक्शंस का रटिफिकेशन नहीं करना है आपको। जैसे मैंने अपने एम के लीगल शिक्षा चैनल के ऊपर सीपीसी का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको सीपीसी का बेसिक समझाया था। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिकली और लॉजिकली लॉ को समझिए। लॉ को मगअप नहीं करना है कभी। अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो स्टडी मटेरियल तो इकट्ठा कर लेते हैं और उसे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो नोट्स सुन के बनाए हुए नहीं हैं। वो नोट्स कहीं से, आप कहीं से नोट्स लेके भी आए हैं, उनको पढ़ भी रहे हैं,
तो भी आप अपने नोट्स बनाइए, उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो मेंस की प्रैक्टिस होती है आपकी राइटिंग की, और जब आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं तो आपको याद भी जल्दी होता है। अब आप नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करनी है आपको किसकी? मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज। काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप पुराने जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज जितनी अवेलेबल है उनको कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज करने से आपको पता लगता है कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर है और आप दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए। आप एक एग्जामिनर की तरह सोचिए कि वो क्या क्वेश्चन बना सकता है इसमें, और जब आप पुराने क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं उनको तो आप बिल्कुल थोरोली कीजिए। स्पेशली इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि प्री और मेन दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। देखिए जब आप कोई टारगेट अपना फिक्स कर लेते हैं तो उसे अचीव करने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं जो आपको सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और अगर आप सपने देखना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप एक जुडिशियल अफसर बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको सोना नहीं है, मेहनत करनी है। अपने इस हौसले को बनाए रखना है। हर रोज, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हर रोज आप आईने के सामने एक बार खड़े होइए। वो जो आईने के उधर दिख रहा है, कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वही सच्चा आईना है। आप उसको बताइए कि मेरा टारगेट क्या है, अपने आप को आईने में बताइए कि मुझे क्या अचीव करना है। हर रोज शाम को आप अपने सोने से पहले समअप कीजिए कि मैंने आज कितनी स्टडी की है, कितना मेरा बैकलॉग है, कितना मैंने ज़्यादा किया है, मैंने रिवाइज किया नहीं किया है। तो अपना एक स्टडी प्लान अपने हिसाब से बनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 40 डेज, आप कहीं पे नोट कर लीजिए, अगर सिर्फ 40 डेज आप अपने स्टडी प्लान को बना के अच्छे से फॉलो करते हैं तो आफ्टर 40 डेज वो स्टडी प्लान आपकी हैबिट बन जाएगा, और फिर दुनिया की कोई सी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके टारगेट को अचीव करने से रोक दे। सक्सेस फिर आपकी होगी। इसी के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, बट उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करते रहिए।